हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पिछली सारी क्लासेस का आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, क्योंकि पिछली सारी क्लासेस आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर एग्जाम चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे कोई और वनडे एग्जाम हो, उसका जो इकोनॉमी का पोर्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। और आज का तो हमारा टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिजर्व बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई किसे कहते हैं। क्योंकि इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया है आपको, लोक वित्त पढ़ाया है। वित्त क्या होता है, फाइनेंस सिस्टम पढ़ाया है। उसके बाद मुद्रा बाजार बना पढ़ाया है। लेकिन मुद्रा बाजार पढ़ाते वक्त एक टर्म आई थी कि मुद्रा बाजार को जो रेगुलेटर होता है वो आरबीआई होता है, या मेरा जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट संगठित मुद्रा बाजार का रेगुलेटर भी कौन होता है, आरबीआई होता है। आरबीआई वह, ये भी कह दूं कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो हमारी सरकार होती है ना, वो क्या करती है, आरबीआई के माध्यम से ही, किसके माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से ही क्या करेगी, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए पॉलिसीज बनाएगी। कैसे बनाएगी, सरकार सबसे पहले तो मौद्रिक नीति में परिवर्तन क्या करना चाहती है ना, मौद्रिक नीति किस प्रकार से मार्केट की तरलता को कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से कौन सी योजनाएं ऐसी लाई जाए जिसके अंतर्गत लोगों को या फिर वित्तीय समावेशन से जोड़ा जा सके, है ना। अगर कम आय वाले लोग हैं तो उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं लाई जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जब योजनाएं बनती है तो कहीं ना कहीं सरकार आरबीआई की मदद लेती है, कहीं ना कहीं आरबीआई का सहयोग होता है सरकार को कि किस प्रकार से नीतियां बनाई जाएगी, ठीक है। अब जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है, या फिर पूरा मनी मार्केट कंट्रोल कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि आरबीआई होता क्या है, इसका योगदान क्या होता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। क्योंकि यही वह व्यक्ति होता है जो मौद्रिक नीति, एसी की जो मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है ना, जो हम लोग मौद्रिक नीति यही लागू करता है, ठीक है। सभी मौद्रिक नीतियों को बनाने का काम करता है, लागू करने का काम करता है। और जो हमारी मौद्रिक नीति समिति होती है वही सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को लागू करती है, साथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के कंट्रोल होने या इन्फ्लेशन के बढ़ने से देश के विकास में योगदान होता है, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी में फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में काफी बार आरबीआई से सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम देखें आरबीआई को क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है ये, का फुल फॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, सभी सबसे पहले अगर हम बात करें 1947 की या उससे भी पहले की बात करें, तो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे देश में रूल करने के लिए। कौन आए थे, जो ब्रिटिशर्स आए थे, जो ब्रिटिश आए थे हमारे देश में रूल करने के लिए आए थे। अब क्या करते थे, हमारे देश से उनको पैसा तो मिलता था, है ना, लेकिन उस पैसे को किस प्रकार से वो लोग रेगुलेट करें, किस प्रकार से रेगुलेट करें, किस प्रकार से मनी को रेगुलेट करें, ठीक है, मनी का मैनेजमेंट कैसे करें, इस सब में ना उनको बड़ी समस्या आती थी, ठीक है। और छोटे स्तरों पे भी अगर देखा जाए कि अगर हम वो लोग जो स्टेट वाइज, जो राज्यवर अगर कोई ऐसी संस्था है ना, जो मुद्रा से संबंधित या मनी से संबंधित काम कर रही है, तो इसे कैसे रेगुलेट किया जाए, छोटे स्तर के बैंक कह लीजिए इसे, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई कैसे कंट्रोल किया जाए, अलग अलग जगह है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री में इतनी सारी पॉपुलेशन है ना, हर जगह से कहीं से कुछ पैसा आ रहा है, कहीं से लगान आ रहा है ना, कहीं से राजाओं के जरिए जो उनको पैसा लिया जा रहा है, सेना रखने के लिए जो पैसा देता है, अलग अलग योजनाएं लागू कर दी, लेकिन मनी का रेगुलेशन कैसे किया जाए उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, इस सारी चीज परेशानी को हल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक बैंकों की स्थापना करना शुरू किया। जो बैंक का कॉन्सेप्ट है उसको लेके आए, बैंकों की जब स्थापना शुरू करी गई तो बंबई में बैंक स्थापित किया गया, ठीक है। और कहाँ किया गया, बंबई के अलावा कलकत्ता में बैंक स्थापित किया गया और मद्रास में भी बैंक स्थापित किया गया। उन्होंने बोला कि एक बैंक की स्थापना करते हैं
तो फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पे बैंकों की स्थापना कर दी, है ना। जो बंबई का बैंक था, कलकत्ता में, सारे बैंक अलग अलग थे। अब अगर सारे बैंक अलग अलग रहेंगे और सारे बैंक अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कि हर बैंक की एरिया वाइज पॉलिसीज अलग हो जाएगी। तो ये तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो ब्रिटिश सरकार ने इन सभी को अलग अलग जगह से कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि इन सबको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इन सबको रेगुलेट करने के लिए 1921 में इन सबको सोचा कि इन सब लोगों को एक कर दिया जाए, या फिर इन सबको मिला के एक बैंक की, ऐसे बैंक की स्थापना की जाए जो केंद्रीय बैंक हो। कैसा बैंक हो? केंद्रीय बैंक हो। ये केंद्रीय बैंक ऐसा हो कि जो क्या करेगा, इन सारे बैंकों को रेगुलेट करने का काम करेगा। इन सारे बैंकों के लिए क्या कार्य करेगा? रेगुलेटर का, है ना। या फिर ये कहूं मैं नियामक। और जो हमारा धन प्रबंधन है, जो धन का हमारे देश से निर्यात हो रहा है, जो धन निर्गमन है, इसको भी कंट्रोल करेगा, या फिर इसको भी मतलब समझेगा कि किस प्रकार से हो रहा है, कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि कुल मिला के यहाँ से जो भारत से जो पैसा जा रहा था, उससे जो वहाँ के जो भी अधिकारी लोग थे उनको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए क्या किया गया था कि उनको नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो जब ब्रिटिश रूल के अंदर का जब क्वीन का रूल आया तो फिर उन्होंने ये पॉलिसी लागू की कि इसके लिए क्या किया जाए, केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। तो फिर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ, और फिर एक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता को मिला के एक बैंक बनाया गया। कौन सा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यह हमारा कंट्री का पहला सेंट्रल बैंक बना, पहला केंद्रीय बैंक बना। पहला केंद्रीय बैंक बना। कब बना था? 1921 में। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कार्य था सभी बैंकों में क्या करना था? नियामक की भूमिका अदा करनी थी, और जो भी धन का निर्गमन हो रहा था उसको कंट्रोल करना था। ठीक है, जो भी पैसा इधर उधर हो रहा था उसको कंट्रोल करने का इसका मुख्य कार्य था। ठीक, अब समझेंगे कि आगे किस प्रकार से काम हो रहा था। तो देखते हैं। है ना। तो अब समझेंगे कि ये हो गया, तो फिर क्या ये सफल रहा? उस समय की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया। फिर जो 1921 के बाद में ये सब हो गया था, उसके बाद में 1926 में 1926 में एक हिल्टन यंग आयोग आया। हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, इसे हिल्टन यंग कमीशन कह लें, चाहे शाही आयोग कह लें, या फिर रॉयल कमीशन कह लें। इनका गठन किया गया और इनका मुख्य कार्य क्या था? इनका काम था केंद्रीय बैंक की स्थापना पर ध्यान देना, या कैसे केंद्रीय बैंक की स्थापना करना जो कि क्या कर सके, एक व्यवस्थित रूप से सही तरीके से क्या कर सके, नियामक की भूमिका का निर्वहन कर सके, है ना। तो इसी के अंतर्गत बाद में क्या आया? रिजर्व बैंक अधिनियम। इन्होंने किसे पेश किया? रिजर्व बैंक अधिनियम को लागू किया। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बना। किसके अंतर्गत बना था? हमारा जो ये अधिनियम बना था, इस कमिटी की सिफारिश पर 1926 में ये कमिटी बनी थी, और फिर इसकी सिफारिश के ऊपर ही हम लोगों ने क्या बनाया था? रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और उसके बाद में रिजर्व बैंक कब बना? रिजर्व बैंक बना है 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक की क्या की गई? स्थापना की गई। भारत में पहला सेंट्रल बैंक,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये भारत का पहला केंद्रीय बैंक था जो उस समय व्यवस्थित रूप से बना था, और इसका मुख्य कार्य है ना, और इसके जो उस समय सीडी देशमुख साहब थे, जो उस समय के गवर्नर थे। कौन थे यहाँ के गवर्नर? इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। और जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय भी ये जो आरबीआई था ये काम कर रहा था, है ना। तो जब ये 1947 के बाद भी काम कर रहा था, तो ऑसबोर्न स्मिथ जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर इन्हें नियुक्त किया गया था। समझ में आया यहां तक? अब बताइए कि उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये बन गया, फिर 1955 में, है ना, इसके बाद में 1949 में, जब 1947 में देश आजाद हो गया, उसके बाद में क्या किया गया कि बैंकों का, नेहरू जी की सरकार थी, क्या किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। नेहरू जी की सरकार जब थी, प्रधानमंत्री जी नेहरू जी थे, है ना, तो उनकी उपस्थिति में कांग्रेस में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या उद्देश्य था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो क्या करना था? जो निवेश था, जो भी निवेश भारत सरकार कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो प्राइवेट क्षेत्र में निवेश हो। ठीक है, तो निवेश को सार्वजनिक करना था। क्योंकि 1949 से पहले जो हमारी आरबीआई थी वो एक निजी संस्था थी, निजी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। कब? 1947 से पहले, और अब 1949 से पहले। ठीक है, और 1949 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो जो हमारा आरबीआई था उसको सार्वजनिक बना दिया गया, ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जा सके और आसानी से उसमें निवेश किया जा सके। और इसी के अंतराल में फिर आगे भी बहुत सारे बदलाव हुए, सार्वजनिक संस्था के रूप में आरबीआई काम करने लगा। फिर 1955 में पहला सार्वजनिक बैंक की स्थापना की गई। मतलब ये कहा जाए तो आरबीआई के बाद में जो दूसरा बैंक जो बड़े स्तर पे था वो था एसबीआई। ठीक है, तब से आज तक एसबीआई भी लगातार काम कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भी माना जाता है। अब बात करें तो आरबीआई की आवश्यकता, आरबीआई की अगर हम लोग अथॉरिटी की बात कर लें, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? संरचना की अगर हम बात करें तो कुल 21 मेंबर होते हैं। ठीक है, कुल 21 सदस्य होते हैं। 4 गवर्नर होते हैं इसमें, तो ऊपर से बनाते हैं। ठीक है, देखो 4 क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। एक ही गवर्नर होता है, गवर्नर 4 नहीं होते हैं, 4 उप गवर्नर होंगे। ठीक है, उसके बाद में आरबीआई का इसको ना, आरबीआई एक बड़ी संस्था थी, तो इसकी ना 4 लोकल बॉडीज बनाई गई पूरे भारत से। इसे कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया? पूरे भारत से कनेक्ट करने के लिए दिल्ली में भी आरबीआई का एक कार्यालय स्थापित किया गया, एक लोकल जोन बनाया गया। साथ में पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए कोलकाता में इसकी छोटी ट्रिब्यूटरी या फिर कहा जाए छोटे जोनल की स्थापना की गई। नीचे चेन्नई में इसकी एक इकाई की स्थापना की गई, और इधर कहाँ की गई थी? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और
मुंबई में भी। ठीक है, इस प्रकार से पूरे भारत को आरबीआई से जोड़ने के लिए 4 लोकल जोन की स्थापना की गई थी, या फिर एक एंटी मतलब इसकी जो है इसी के आरबीआई के ही 4 और यूनिट्स की स्थापना की गई थी 4 अलग अलग कंट्रीज में, ताकि पूरे इंडिया को आरबीआई से जोड़ा जा सके। तो यहाँ के जो गवर्नर थे वो भी इसकी बॉडी के सदस्य होते हैं, जो कि इसकी लोकल बॉडी है, ये यहाँ के आरबीआई के सदस्य होते हैं, ये चारों के भी सदस्य, जो क्या कहते हैं, चारों यूनिट्स के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 10 लोकल बॉडी के गवर्नर हो सकते हैं, है ना, या फिर गवर्नर के, या फिर कह सकते हैं अधिकारी, जो भी लोकल बॉडीज है, अलग अलग स्टेट में, इतनी सारी स्टेट है, इतने बड़े लेवल पे पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, तो जो भी छोटी छोटी लोकल बॉडीज में भी इसको ट्रांसफर किया गया कि वहां से भी 2 गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। हाँ, हो गए 21, 1 4 4 10 और 2 हो गए, कुल 21 सदस्य आरबीआई के होते हैं। ठीक है, और ये सब लोग सरकार को जब भी कोई योजना बनानी होती है तो क्या करती है, आरबीआई का सहयोग लेके सरकार योजनाएं बनाती है। अब किस प्रकार से सहयोग लेती है ये समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आरबीआई क्या करती है, जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है, सरकार को ऋण की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, सरकार को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है ना। अगर मैं ऐसे समझूं कि आरबीआई के कार्य लिख दूं, ठीक है, पहला क्या कराता है, सरकार को ऋण उपलब्ध कराता है। सभी बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, सभी बैंकों का रेगुलेटर होता है ना, नियामक होता है ये सभी बैंकों का। ठीक है, बैंकों का बैंक होता है। अगर बैंकों को ऋण की जरूरत है, अगर किसी भी जोनल बैंक को या किसी भी छोटे बैंकों को, अदर जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी को भी ऋण की जरूरत है, तो ये क्या करता है, हम सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। सभी के लिए रूल्स बनाएगा, सभी के लिए रूल्स बनाता है, सभी के लिए जो इंटरेस्ट रेट होती है, जैसे सीआरआर कितना होना चाहिए, एसएलआर कितना होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, और उसी के हिसाब से सभी बैंक काम करते हैं। बैंकों को लाइसेंस देता है, ठीक है, बैंकों को लाइसेंस देने के लिए सबसे जरूरी शर्त कि उसके पास 500 करोड़ की पूंजी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही उसे वित्तीय व्यवस्था में कार्य करने के लिए, वित्तीय व्यवस्था से जुड़े रहने का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही क्या करेगा सरकार, उसको लाइसेंस, बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करती है ना। और क्या करती है सरकार, विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखती है। ठीक है, करेंसी जारी करती है, करेंसी जारी करती है। ठीक है, करेंसी जारी करती है मतलब 1000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, वो कौन करता है जारी, आरबीआई ही करती है ना। और क्या करती है, मौद्रिक नीति बनाती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति बनाएगी, कंट्री की ग्रोथ के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाएगी। इस प्रकार से कई प्रकार से क्या करती है, नीतियां बनाती है, और वित्तीय समावेशन में भी सहयोग करती है। कितने सारे काम करती है। ठीक है, अगर देखा जाए कि डॉलर की मात्रा कम हो रही है ना, तो डॉलर की मात्रा बढ़ाने के लिए भी काम करती है। साथ में ही अगर तो आरबीआई के इतने सारे काम हैं। आरबीआई सबसे पहले बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है। सभी बैंकों को, छोटे बैंकों को, जोनल बैंकों को जब भी ऋण की जरूरत होती है, आरबीआई बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है।
अगर बैंकों के पास बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पैसा है, अगर वो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे का फ्लो कर रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, तो उनसे क्या करती है, अपने पास पैसा जमा करवा लेती है, किसी ब्याज दे के ब्याज पर उनसे पैसा ले लेती है। ठीक है, नियामक रेगुलेटर होती है, बैंकों को कौन सी ब्याज दर निर्धारित करनी है, कितनी ब्याज दर पे उन लोगों को ऋण देना है। कृषकों के लिए जो 40% अलग से निर्धारित किया गया है, क्या बैंक वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत बैंक स्टार्टअप योजनाओं में पैसा दे रहे कि नहीं, ये पूरा रेगुलेट करने का काम करती है। बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उसके लिए एक जरूरी शर्त है कि बैंकों के पास, जो भी बैंक स्थापित कर रहा है, उसको 500 करोड़ की पूंजी होना चाहिए, साथ ही उसको वित्तीय व्यवस्था का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, करेंसी जारी करने का काम करती है ना, मौद्रिक नीति में सहयोग करती है, बैंक रेट वगैरह सीआरआर एसएलआर निर्धारित करना है ना, समय समय पे वित्तीय समावेशन में भागीदारी करती है। ठीक है, डॉलर कम है या ज्यादा ये निर्धारित करने में, अगर डॉलर की मात्रा कम है तो ऐसी पॉलिसीज लागू करेगी ताकि डॉलर की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि विदेशी व्यापार को भी तो कहीं ना कहीं नियंत्रित करना है। ठीक है, अब आरबीआई की क्या होती है, एक साल के अंतर्गत एक वर्ष में 6 मीटिंग्स होती है। ठीक है, 6 मीटिंग्स होती है, और 6 मीटिंग्स होती है, और हर 3 महीने में एक मीटिंग जो होती है वो अनिवार्य होती है। जो भी इसके गवर्नर, उप गवर्नर, ये लोग हैं, जो हम लोगों ने अभी समझा था कि कितने सदस्य आरबीआई की संरचना समझी थी, कितने सदस्य उसके साथ शामिल होते हैं, इनको साल में एक बार, साल में 6 मीटिंग्स इन लोग करते हैं, साथ में हर 3 महीने में एक बार मीटिंग करना अनिवार्य होता है। ठीक है, और ये क्या, किस लिए ये सब किया जाता है, ताकि इन सबका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखना है। ठीक है, इन सबका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखना होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करती है बैंक। बैंक तो पता ही होगा, बैंक किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि बैंक क्या है। बैंक का मतलब आपको पता है कि बैंक क्या करता है, या तो ऋण या तो जमा को स्वीकार करता है। अगर आप बैंक गए हैं तो बैंक क्या करेगा, आप जो पैसा दे रहे हैं बैंक को, वो बैंक एक्सेप्ट करता है, उसको अपने पास जमा करके रखता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है आपको समय पे देता भी है। और क्या करता है, आपको अगर जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, आप ऋण की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको ऋण भी उपलब्ध कराता है। मूल रूप से यही 2 काम करता है, एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, आपने जो पैसा जमा किया वो तो जब आप मांगेंगे वो आपको दे ही देगा, लेकिन अगर आपने जमा नहीं भी किया है और आपको जरूरत है, तो बैंक एक ऐसी संस्थान होती है समय समय पे अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, या लोगों को वित्तीय समावेशन से जोड़े रखने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराती है ना। तो यही है, बैंक उधारकर्ताओं और उधारदाता हो, लेने वाले और देने वालों के बीच क्या करती है, एक वित्तीय माध्यम के रूप में कार्य करती है, या जमा स्वीकार करती है, और क्या करती है, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को ऋण भी प्रदान करती है। इसकी प्राथमिक देनदारियां जमा है, प्राथमिक संपत्ति ऋण और शेयर है। क्या है इसकी प्राथमिक देनदारियां, प्रायोरिटी क्या है, पैसे को जमा करना, और दूसरी क्या है, ऋण और शेयर को देना। ठीक है, ऋण भी देती है। बैंकों की स्थापना आरबीआई एक्ट 1935, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा स्थापित है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना से पूर्व इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया जाता था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है, और आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से स्थापित किया गया। ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है। एसबीआई भी एक वैधानिक निकाय है, 1955 में इसकी स्थापना की गई है। आरबीआई सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में नहीं, बल्कि निजी, पता है ना कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उसको एक निजी बैंक के रूप में स्थापना की गई थी, और जब 1949 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद में जो आरबीआई था वो सार्वजनिक स्वामित्व का बैंक हो गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी स्वामित्व में ले लिया था। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1949 के रूप में ये हुआ था।
ठीक है। और ये रॉयल कमीशन, यहाँ पे भी इसमें टाइमलाइन दे रखी कि कब क्या किस प्रकार से चेंजेस हुए हैं। 1926 में रॉयल कमीशन आया था, और फिर इसके बाद में 1934 में 90 एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आया, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1949 में क्या किया गया, ये बैंक जो थे वो पब्लिक ओनरशिप में आ गए थे, जो निजी स्वामित्व था इसका हट गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों का भी बैंकर रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ठीक है। आरबीआई देश में सर्वोच्च मौद्रिक और बैंकिंग प्राधिकरण है, जो भारत में बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है, तो मौद्रिक प्राधिकरण का कार्य करता है मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना। ठीक है। क्या करता है, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना, निगरानी करना, साथ ही विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। ठीक है। वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक होता है, किस प्रकार की वित्तीय प्रणाली लागू की गई है उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है। ठीक है। विदेशी व्यापार के भुगतान प्रणाली है, उसको सुविधाजनक बनाना, और विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना भी इसका कार्य है। मुद्रा जारी करता है, मैंने बताया करेंसी को जारी करता है, ये है ना, ये मुद्रा जारी करता है, उसका विनिमय करता है, परिचालन के योग्य नहीं होने पर मुद्रा सिक्कों को नष्ट भी करता है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, तो जो करेंसी यूज में नहीं आई थी, जो हम लोगों ने 500,000 के नोट सबमिट किए थे, उसको नष्ट भी किया जाता है। इसका कार्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाली करेंसी नोटों और सिक्कों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। और भी इसकी विकास के भी भूमिका होती है, राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता करने के लिए व्यापक रूप से प्रोत्साहित करता है। ठीक है। जो सरकार जब योजनाएं बनाती है तो उसमें भी आरबीआई का सहयोग लिया जाता है। ठीक है। और जरूरत पड़ने पर ये योजनाओं के लिए सरकार को ऋण भी उपलब्ध कराता है। ठीक है। वित्तीय समावेशन भारत में समन्वयपूर्ण और समयबद्ध तरीके से सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन में भी मदद करता है। क्या कार्य है इसका, समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको धन की बचत कर सके, लोगों की बचत को बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है ना। वित्तीय समावेशन में योगदान करना मतलब लोगों की बचत बढ़ाना। और भी वित्तीय उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं, बीमा, पेंशन आदि के लिए देश में जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको लाभ हो, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी यह काम करता है। ठीक है। दूसरी ओर देश में पूंजी निर्माण में सहयोग करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मार्केट में पैसे का प्रवाह होता है, मुद्रा का प्रवाह होता है, योजनाएं लागू की जाती है, तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों को इनकम जनरेट होगी, उनकी बचत बढ़ेगी, और बची हुई बढ़त जो भी बचत उनकी बढ़ेगी तो उससे कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा, कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण हो रहा है ना। फलस्वरूप धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलाप भी बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था बनाने का, और उससे हमको प्रॉफिट हो रहा है। बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार का भी बैंकर यहाँ होता है। ठीक है। अब आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र के नियामक नियुक्ति समिति के आधार पर आरबीआई गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। एक समिति बनाई जाती है जिसे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनाया जाता है। ठीक है। आरबीआई गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। आरबीआई अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार गवर्नर और उप गवर्नर 4 वर्ष तक के लिए पद धारण करते हैं। कितने वर्ष के लिए, जो भी गवर्नर और जो उप गवर्नर होते हैं वो 4 वर्ष के लिए अपना पद धारण करते हैं, पुनः नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। आरबीआई अधिनियम में गवर्नर के लिए किसी विशेष योग्यता का भी प्रावधान नहीं किया गया है, यहाँ पे योग्यता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। गवर्नर पदच्युति किस प्रकार से हटाया जाएगा, तो गवर्नर को केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। आरबीआई का न्यूनतम भंडारण कितना होता है, न्यूनतम भंडारण 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए। कितना, आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार अनिवार्य रूप से रखना होता है ना। कम से कम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा होना ही चाहिए, कंपलसरी होता है। आरबीआई के पास कितना पैसा, इतना गोल्ड होना होता है। कभी भी आपातकालीन स्थिति आ जाएगी तो सहयोग कौन करेगा, आरबीआई सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। कोई बैंक करप्ट होगा, तो अगर बैंक करप्ट हो गया तो जनता को फाइनेंशियल बहुत इशू आ जाएंगे,
तो ऐसी स्थिति में अगर आरबीआई के पास फंड होगा तो जो भी बैंक करप्ट हुआ है उसके जितने भी कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनका उसमें खाता था उनको भी पैसा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, यही करता है। तो कुल मिला के हम लोग बिल्कुल मेंटली फ्री रहते हैं कि अगर कोई बैंक करप्ट भी होता है या कोई स्थिति खराब भी होती है तो आरबीआई है जो हर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सहयोग प्रदान करता है ना। और कौन कौन सी संस्था इसकी सहायक है, तो भारतीय निक्षेप बीमा प्रत्यक्ष गारंटी निगम, आरबीआई नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं। ठीक है, आरबीआई का आय और व्यय किस प्रकार से होता है, तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से आय प्राप्त होती है और सरकारी बॉन्ड पर जो ब्याज प्राप्त होता है उससे भी आरबीआई को इनकम होती है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से होती है। और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं जब उसको ऋण देती हैं तो जो ब्याज प्राप्त होता है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उधार संभालने का जो प्रबंधन करती है तो उससे भी कहीं ना कहीं आरबीआई को इनकम जनरेट होती है। व्यय क्या है, मुद्रा की छपाई करवाती है, कर्मचारियों का खर्च होता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देती है वो, और प्राथमिक डीलरों पर जो निवेश करती है वो। ठीक है, आरबीआई की संपत्ति क्या है और आरबीआई की देयता क्या है, तो आरबीआई की संपत्ति क्या है, विदेशी जो मुद्रा है वो आरबीआई के पास संपत्ति के रूप में रहती है। सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जो भी सरकारी प्रतिभूतियां होती है वो आरबीआई के पास संपत्ति के रूप में होती है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो सहयोग प्राप्त होता है, साथ में ऋण होते हैं और अग्रिम रुपया प्रतिभूतियां और सोने का सिक्का भी क्या है, आरबीआई की संपत्ति है। और आरबीआई को किसको पैसा देना होता है, तो जनता की मुद्रा जनता को जो देती है वो, वाणिज्यिक बैंकों को जो नगद देती है, सरकारी प्रतिभूति और अन्य देनदारियां होती है जो कौन करता है, आरबीआई करती है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट देती है, किस प्रकार से भारत में बैंकिंग व्यवस्था काम कर रही है, किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है, इसके ऊपर क्या करती है, रिपोर्ट देने का कार्य करती है। और हर 6 महीने में जो भी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को भी लागू करती है, किस प्रकार से बैंकों में स्थिरता है या नहीं, स्टेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी भी होता है ताकि सरकार बजट किस हिसाब से बनाएगी, सरकार रेगुलेशन कैसे करेगी, ठीक है, और किस प्रकार से पूरा सिस्टम काम करेगा, उस पूरे सिस्टम को काम करने के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर महंगाई ज्यादा है तो क्या करेगी आरबीआई, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज है उनकी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, तो क्या होगा, मार्केट में इनकम का फ्लो नहीं रहेगा, जो मनी होता है उसका फ्लो कम हो जाएगा और मार्केट में डिमांड कम होने लगेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से रेगुलेशन किया जाता है। कौन कौन सी और रिपोर्ट प्रकाशित करती है, तो यह है मौद्रिक नीति रिपोर्ट है जो हर 6 महीने में